को समाज में, जैसे आज भी आप लोग देखते हैं कि समाज में जैसे नेताजी आ जाते हैं, उनके पास तलवे चाटने के लिए लोग चले जाते हैं, या किसी ऐसे गाँव में जहाँ अशिक्षा है, अभी पढ़ाई नहीं पहुँच पाई, वहाँ कुछ थोड़ा-बारा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको अंधों में काना राजा बोला जाता है। ऐसे ही उस ज़माने में, उस शताब्दी में, उस दशक में, अंग्रेज़ों के समय पे भी अपने भारत में ऐसे जयचंद लोग हुआ करते थे, जो थोड़ा-बारा पढ़ लिख गए थे समाज के अन्य लोगों से। तो वो अंग्रेज़ सरकार या उनके अफ़सर, आला अधिकारियों के पास उनकी चाटुकारिता करते थे या उनके यहाँ सेवा करते थे, जो अंग्रेज़ों के लिए प्रिय थे और समाज में ऐसा लगता था कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इन अंग्रेज़ अफ़सरों के नज़र में रहते हैं, इनसे इनका अच्छा व्यवहार है, तो समाज में उनका भी अच्छा बोलबाला था और लोग उनसे डरते थे या उनको ज़्यादा सम्मान देते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर, और मैं हूँ आपका दोस्त बालकृष्ण। और आज हम सभी लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इतिहास के उन परतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनका दुष्प्रभाव आज भी हमारे समाज पर व्याप्त है। कहने को तो इसे देखा जाए, कुछ शताब्दी पहले या कुछ दशक पहले ये इतिहास के पन्नों में दब चुका था, दफन हो चुका था या समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आज भी हमारे समाज में इस तरह व्याप्त है, जिसको हम अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन सा ऐसा विषय था या कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में हम सभी लोग आपस में चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर जो गांव नुक्कड़ में दुकानों के पास बुजुर्ग बैठे या घरों में जो बुजुर्ग हैं, वो उस जमाने में हो रही लोगों के साथ जो यातनाएं थी उनको याद दिलाते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए हम आज एक एक इस के बारे में जानेंगे कि जमींदारी व्यवस्था क्या थी, ये कब से प्रारंभ हुई और इसके क्या असर थे, क्या दुष्प्रभाव थे, और इसका समापन कैसे हुआ, और आज की वर्तमान स्थिति इसमें क्या है। एक एक सारी चीज़ें हम आज इस विषय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका प्रतिपादन कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1947 के पहले हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ शासन कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले शासन करने आई थी। ब्रिटिश सरकार से पहले वही शासन कर रही थी, मतलब उसी की ही कंपनी है। तो ये घटना है सन 1793 ईस्वी की, बंगाल की, जहां पर एक व्यक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस बोला जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, ये कर वसूलने के लिए खेतों में जो वसूला जाता है कर, जिसे लगान भी कह देते हैं, लगान वसूलने के लिए एक व्यवस्था बनाई, जिसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। सबसे पहले एक तरह से देखा जाए तो 1793 ईस्वी में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। आगे चल करके यही जमींदारी व्यवस्था का रूप ले लेता है। तो अब हम जानते हैं जमींदारी व्यवस्था थी क्या। अभी तो मैंने ये जाना कि ये किसने शुरू किया था और कब शुरू किया था और किस लिए किया था। तो अब हम जानते हैं जमींदारी व्यवस्था थी क्या। जमींदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ विशेष व्यक्तियों को भूमि का मालिक मान करके किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। मतलब यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ विशेष लोगों को समाज में, जैसे आज भी आप लोग देखते हैं कि समाज में जैसे नेताजी आ जाते हैं, उनके पास तलवे चाटने के लिए लोग चले जाते हैं, या किसी ऐसे गांव में जहां अशिक्षा है, अभी पढ़ाई नहीं पहुंच पाई, वहां कुछ थोड़ा-बारा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको अंधों में काना राजा बोला जाता है। ऐसे ही उस जमाने में, उस शताब्दी में, उस दशक में, अंग्रेजों के समय पे भी अपने भारत में ऐसे जयचंद लोग हुआ करते थे, जो थोड़ा-बारा पढ़ लिख गए थे समाज के अन्य लोगों से। तो वो अंग्रेज सरकार या उनके अफसर, आला अधिकारियों के पास उनकी चाटुकारिता करते थे या उनके यहाँ सेवा करते थे, जो अंग्रेजों के लिए प्रिय थे और समाज में ऐसा लगता था कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इन अंग्रेज अफसरों के नज़र में रहते हैं, इनसे इनका अच्छा व्यवहार है, तो समाज में उनका भी अच्छा बोलबाला था और लोग उनसे डरते थे या उनको ज़्यादा सम्मान देते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर से समझिए, जमींदारी व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें कुछ विशेष विशेष व्यक्ति, ये वही वाले हैं जो मैंने बता दिया, ठीक है? कुछ विशेष व्यक्तियों को भूमि
का मालिक मान करके किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। इस प्रथा में किसान जो था, भूमि पर खेती तो करता था, लेकिन वह भूमि का मालिक नहीं होता था। जो किसान लोग थे, वो खेती पे हल चलाना, गेहूँ बोना, जौ फेंकना, कोई भी मतलब किसी भी तरह की फसल उगा रहा है, मेहनत तो किसान ही करेगा। लेकिन जो किसान है, वो भूमि का मालिक नहीं होगा और उसे अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा, जो वो किसान होगा, उसे अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में, जिसे हम लगान बोलेंगे, कर के रूप में जमींदार को देना होता था। जैसे 100 कुंटल गेहूं हुआ है, 100 कुंटल में 90 कुंटल जमींदार रख लेगा, 10 कुंटल ही वो किसान अपने पास रखेगा। उसी से चाहे वो लागत निकाले, सिंचाई निकाले, दवा, खाद, बीज या कुछ अपने लिए खाने के लिए बचाए, वो उसका व्यक्तिगत विषय माना जाता था। लेकिन जमींदार को उसका बड़ा हिस्सा चाहिए था, क्योंकि जमींदारों को अंग्रेजों ने नियुक्त किया था। तो फिर से देखिए, समझते हैं जमींदारी व्यवस्था क्या थी। जमींदारी प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों को भूमि का मालिक मान करके किसानों से लगान वसूलने का कार्य दे दिया जाता था। लेकिन जो किसान होते थे, वो भूमि में खेती तो करते थे, मेहनत तो करते थे, लेकिन उस भूमि का वो किसान मालिक नहीं होता था और उस भूमि में जो भी फसल उत्पन्न होती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में जमींदार को या ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। यही एक जमींदारी व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें एक शब्द आया है लगान। तो आइए जानते हैं लगान क्या है। लगान लगान एक ऐसा कर है। लगान मतलब एक प्रकार का कर है और ये कर खेती या उपज से संबंधित है। तो समझते हैं लगान क्या है। किसान की जमीन पर उगाई गई फसल, किसान द्वारा जमीन पर उगाई गई फसल का जो हिस्सा कर के रूप में जमींदार को दिया जाता था या ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था, उसे ही लगान कहते हैं। देखिए, जमीन पर उगाई गई किसान द्वारा जो भी फसल है, उसका एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में जो जमींदार को देना पड़ता था या हम लोग उसको ब्रिटिश सरकार को देते थे, यही लगान है। इसी लगान को वसूलने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ बिचौलिए लोगों को बीच में नियुक्त किया गया। इसको देखो, ये जो होगा जमींदार शब्द है, जमींदार व्यक्ति जो होता है, ये बिचौलिया भी बोला जा सकता है, बोला जाएगा, क्योंकि जो अंग्रेज आए हुए थे वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे, वो अंग्रेजी पढ़ के आए थे और हम लोग अपनी स्थानीय भाषा जानते थे, अपनी हिंदी, उर्दू, मराठी, बांग्ला, ये सारी भाषाएं, अपनी स्थानीय भाषाएं जानते थे। वो हमसे डायरेक्ट संवाद करके कर वसूलने में उनको दिक्कत आ रही थी और हमारी स्थानीय मान्यताओं की वजह से वो कर वसूलने में समस्या पा रहे थे। तो इस समस्या का निजात पाने के लिए उन लोगों ने स्थायी बंदोबस्त नामक एक प्रक्रिया लागू की। इसमें हमारे ही समाज के, हमारे ही गांव मोहल्ले से कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग या जिनको हम लोग बोल देते हैं चाटुकारी व्यक्ति होते हैं, वो अंग्रेज सरकार के नज़रों में रहते थे। उनको नियुक्त किया गया क्योंकि उनको थोड़ी बारी काम चलाऊ इंग्लिश आती थी। उनको अंग्रेजी में वो अंग्रेज अफसर जो होता था वो बता देता था कि इस गांव से मुझे खेती की उपज का इतना प्रतिशत चाहिए, ये आप मुझे किसी भी हालात में दें। तो जो व्यक्ति होता था, तो कुछ लोग अपना बोलबाला बढ़ाने के लिए तो ये स्वीकार कर लेते थे। तो शुरू में क्या हुआ कि जैसे नियुक्त किए गए, तो वो गांव में बोल दिए कि आप पूरे गांव में, कि मुझे पूरे गांव में जैसे अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हर व्यक्तियों से बोल देता था कि आपके खेत से मुझे 10 क्विंटल गेहूँ चाहिए, आपके खेत से मुझे 10 क्विंटल सरसों चाहिए। ऐसे करके अलग अलग लोगों से लेकर के वो ब्रिटिश सरकार को देने का कार्य मिल गया उसको। लेकिन उसने देखा क्या, गांव में कभी बारिश नहीं हुई, क्योंकि पहले की जो फसलें होती थी बारिश और नदी नहरों के माध्यम से ही, सिंचाई के माध्यम से होती थी। इस तरह आज के ज़माने के हिसाब से नलकूप और आधुनिक सिंचाई के यंत्र नहीं थे। तो किसानों का एक मानना था कि जब हमारी उपज ही नहीं हुई तो हम आपको कहाँ से ला करके दें, और इस तरह के बहाने बता करके ये जो जमींदार था यही सारी बातें उसको बताता था ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार में बैठे लोग कहते थे इस तरह के बहाने बताने से काम नहीं चलेगा। तो उनको लगा कि भारत के लोग हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके लिए कुछ एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो जो उन पे मेन लोग होते थे, उन लोगों ने एक और इस पे सिस्टम बताया। उन्होंने बताया, गांव के उसी व्यक्ति को, जमींदार जो था, उससे बताया कि आपको एक निर्धारित चीज़ हम बता रहे हैं, आप पूरे साल का अपने पूरे गांव से यदि मुझे 100 कुंटल गेहूँ देते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी दंड नहीं पड़ेगा और
इसके अलावा आप पूरे गांव में चाहे 150 कुंटल पैदा करवा लो, बाकी 50 कुंटल आप अपने पास रख लो। कहने का मतलब आप अपने पूरे गांव से कितना वसूलते हैं ये आपका विषय है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को उसका उतना हिस्सा दे देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा और आपको अलग से इनाम दिया जाएगा और वजीफा भी दिया जाएगा। तो ये जो बिचौलिया व्यक्ति था जो जमींदार बनने वाला था, इसको समझ आया कि ये तो बढ़िया सिस्टम है, मैं खेत में मेहनत भी नहीं करूँगा और अंग्रेज़ों का प्रिय भी बना रहूँगा और मेरे पास आय के स्रोत भी हो जाएँगे, अनाज भी हो जाएगा। तो उसने इसको स्वीकार लिया और पूरे गाँव में बोल दिया कि मुझे पूरे साल का इतना राशन चाहिए, आप सभी से इतना अनाज चाहिए या इतना लगान चाहिए, और वो लेकर के वहाँ जमा कर देता। लेकिन इसी के बीच में ऐसा तो नहीं था कि सारे किसानों की फसल की उपज अच्छी हो। कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास सूखा, अकाल ऐसी समस्याओं की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई और वो लोग लगान देने में असमर्थ रहे। लेकिन तभी इनके साथ अब हम बात करने वाले हैं जमींदारी प्रथा के असर के बारे में, इसके दुष्परिणाम। तो यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति जमींदार को लगान नहीं दे पाया, उसके घर जमींदार जाएगा और जाएगा क्यों जाएगा? क्योंकि उसने ब्रिटिश सरकार से वादा कर रखा है कि मैं अपने गाँव से हर हालात में आपको 100 क्विंटल गेहूँ दूँगा। 100 क्विंटल गेहूँ वो अपने घर से नहीं देने वाला, वो उसी गाँव से निकाल कर ही देगा। यदि गाँव का एक व्यक्ति अभी बोल रहा है कि मैं इस साल जमींदार साहब या लंबरदार साहब मैं इस साल लगान नहीं दे सकता क्योंकि मेरी फसल अच्छी नहीं हुई या मेरे घर पे बच्चों की शादी थी या कोई भी अन्य बीमारी का कारण कुछ भी हो सकता है। यदि एक व्यक्ति की बात वो जमींदार मानता है तो हो सकता है पूरे गाँव के लोग ऐसे अपने-अपने उपाय, अपने-अपने बहाने बता कर के अपना अनाज बचा लें। इसके डर से वो जमींदार उस व्यक्ति के घर जाता था जो लगान देने में असमर्थ था। उसके घर जाकर के उसको तरह-तरह की प्रताड़नाएँ देता था। पहले तो उसको प्रलोभन देता था कि अगर आपके पास लगान का गेहूँ देने का पैसा नहीं है तो आप मेरे से पैसा लेकर के किसी से गेहूँ खरीद कर दे दीजिए या मेरे से उधार उतना गेहूँ ले लीजिए और मैं ये अपने पास से गेहूँ ब्रिटिश सरकार को दे दूँगा, लेकिन उसके बदले आपको अपने घर से पशुधन देना होगा या आपको अपनी जो निजी ज़मीन है, 1 बीघा, 2 बीघा जितनी भी हो, उसके कुछ हिस्से अपने नाम ज़मींदार लिखवा लेता था कि जब तक आप मेरा गेहूँ वापस नहीं करेंगे, तब तक ये ज़मीन आपकी मेरे नाम रहेगी या मैं इस पे अपने हिसाब से फसल करवाऊँगा। तो कुछ लोगों के पास तो ज़मीनें थी, तो उन्होंने अपनी ज़मीन लिखवा दी या जिसके पास ज़मीन नहीं थी, तो उनसे बोल देते थे, "ठीक है, मैं आपके हिस्से का लगान भरे दे रहा हूँ, लेकिन आपको करना क्या होगा, मेरे जो खेत हैं, उन खेतों में आपको जुताई, बुआई और मज़दूरी ये सारे कार्य करने हैं और लगातार पूरी उम्र करेंगे, जब तक आप मेरा कर वापस नहीं कर देंगे।" ठीक है? तो किसान क्या था, अब जिस किसान के पास खाने के लिए अनाज की कमी हो जाती क्योंकि उसने जो खेत में अपने पैदा किया था, उसका बड़ा हिस्सा तो सरकार ले गई और कुछ हिस्से से वो खाएगा क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या, अपने बच्चों की शादी क्या करेगा, अपने स्वास्थ्य पे क्या लगाएगा और पहनेगा क्या? तो उसके पास तो सारी कमियाँ होती चली गई। देखिए इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? लोग जो इससे प्रताड़ित थे, मध्यम वर्ग इससे परेशान था, किसान वर्ग जो था, उसके बच्चे ना तो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, ना तो अच्छे वस्त्र पहन पा रहे हैं, ना तो अच्छी तरह से भोजन कर पा रहे हैं, ना ही समानता उनके पास है। समानता कैसी? जमींदार के घर में देखो गेहूँ के कट्टे रखे हुए हैं, अनाज के कट्टे रखे हुए हैं और उधर किसान गरीब जो व्यक्ति अभी तक मज़दूरी कर रहा था, खेत में लगातार मेहनत कर रहा था, उसके बच्चे भूख से प्रताड़ित हैं, तड़प रहे हैं और कई बार लोग भूख से भी मर जाते थे। तो अब इस बार देखिएगा, जो व्यक्ति अपने खेत लिखाकर कर वापस कर रहा था, तो वो तो ठीक था। जिसके पास खेत ही नहीं थे, तो वो लगान कहाँ से भरेगा? क्योंकि पहले का उसका लगान हो चुका है, जो खेत उसके थे, उसका लगान अब भी बाकी है, उसका लगान का भुगतान वो कैसे करेगा? उस भुगतान को करने के लिए ज़मींदार उसको बताता था, यदि आपके पास पशु हैं, तो अपने पशु मेरे यहाँ दे दीजिए, नहीं पशु हैं, तो आप मेरे यहाँ ताउम्र मज़दूरी करेंगे। उस मज़दूरी के एवरेज में मैं उसमें आपका लगान जो है उसको देता रहूँगा। ये चल रहा था, ठीक? ऐसे करके वो किसान उसके जमींदार के यहाँ मज़दूरी करता था। मज़दूरी करते-करते यदि उसकी मृत्यु हो जाती थी, जो उसकी संतान होती थी, तब तक जमींदारों का समाज में इतना बोलबाला हो गया था कि जमींदार ज़बरदस्ती उसकी संतानों से अपने खेतों पे मज़दूरी करवाने के लिए बाध्य करता था और तमाम तरीके से प्रताड़नाएँ दे करके उससे ज़बरदस्ती अपने खेतों पे किसानी करवाता था। इस तरह बंधुआ मज़दूरी का जन्म हो गया और हमारे समाज पे बंधुआ मज़दूर पैदा हो गए और ये प्रथा धीरे-धीरे सबसे पहले बंगाल,
बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, एमपी इन जैसे राज्यों में थी और धीरे-धीरे ये व्यवस्था लगभग भारत में फैलती चली गई और इससे जो मध्यम वर्ग था, किसान वर्ग था, बहुत ही प्रताड़ित होता चला गया। और वो जो ज़मींदार था तब तक उसका दबदबा समाज में बहुत हो चुका था। उसके पास बहुत अपार संपत्ति हो गई थी, अपार सम्मान हो गया था समाज में और उसका डर भी था। डर इसलिए था यदि ज़मींदार गाँव के व्यवहार की वज़ह से या लोगों की गरीबी, दुःख या किसी तरह की उसकी मनोदशा देख कर के यदि उसको माफ़ करता है कि ठीक है आप लगान ना दीजिए मैं दे दूँगा, तो इस तरह लोग बगावती हो सकते थे। कोई भी लगान नहीं देगा। इसलिए वो अपनी लगान वसूलने के लिए लोगों पर इतनी प्रताड़ना, यातनाएँ देता था। कई बार तो आप लोगों ने केसेस सुने होंगे किताबों में, मैंने भी पढ़े हैं, कुछ वीडियोज़ देखे गए हैं। ऐसा जानकारी मिलती है इतिहास के पन्नों से कि ज़मींदार लोग किसी भी हद तक गुज़र जाते थे, उनके पत्नी, बच्चों को तक अपहरण कर लेते थे कि आप लगान जब तक नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये लगान देना है तो यदि अपने बच्चों को चाहिए, बीवी, पत्नी या बहन, बेटियाँ चाहिए वापस तो आप लगान देंगे। इस तरह की कुकृत्य हमारे समाज पे व्याप्त थे। इस तरह किसानों का शोषण हुआ और किसान भुखमरी, शोषण, अशिक्षा इन जैसे समस्याओं से जूझते रहे। फिर आता है समय धीरे-धीरे आज़ादी का। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा से निपटने के लिए इसका एक कानून बनाया। उस कानून के बनते ही किताबों में, कानून में, कागज़ों में जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गई। अब थी जमींदारों के पास जो बची हुई ज़मीन, जो एकत्रित हो गई थी ज़मीन, उसको वितरण करना था, ताकि समाज में सबके पास समानता आए। तो सरकार के नियम के अनुसार ज़मीनें ट्रांसफ़र तो की गईं, लेकिन वो ज़मीनें तब भी धाँधली और भ्रष्टाचार की वजह से कहीं रिश्तेदारों के पास जा रही हैं, कहीं चपरासी के पास जा रही हैं, कि कहीं अपने सगे-संबंधियों के पास। इस तरह ज़मीनें तब भी हस्तांतरित की गईं और ट्रांसफ़र हो गईं। लेकिन जिनकी मूल ज़मीनें थीं, उनको आज तक नहीं मिली। कुछ को मिली, कुछ को आज भी नहीं मिली और इस तरह समाज में असमानता फैली रही। अब आज की मनोदशा देखते हैं। आज तो अब देखा जाए तो आज के समय में लोग कोई ठेके पे ज़मीन लेता है, कोई बटाई पे लेता है, कोई किसी की लीज़ पे उठा लेता है, अपने हिसाब से कृषि कर रहा है और हमारा भारत देश कृषि पर आधारित देश है और हम लोग कृषि प्रधान देश हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कागज़ों पे कई बार कई चीज़ें उसको पूरी तरह से संपादित दिखा दिया जाता है, पूरी तरह सफलतापूर्वक दिखा दिया जाता है। लेकिन यदि उसे ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो वो वास्तविकता नहीं होती। तो मैं यही जानकारी देने वाला था कि क्या थी ज़मींदारी प्रथा, क्या था लगान और इसका काला पृष्ठ क्या था, उस समय के लोगों पर क्या-क्या नहीं बीता, क्या नहीं बीता, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला था। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इसके साथ-साथ अपने माता-पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियाँ और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।